आज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज पहले सेकंड लेक्चर में मैं कूलाम का नियम पढ़ा था। आज कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे और ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आईएमपी होता है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो आज इसी पर हमारा पूरा लेक्चर होगा। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर फॉर्म कोलंबस लॉ। कोलंबस लॉ ये आज की टॉपिक है। ठीक है, अब आप 11th में वेक्टर पढ़े होंगे। वेक्टर और यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या उसी को बोलते हैं एकांक सदिश। जो भाई अगर यूनिट वेक्टर पढ़े होंगे उनको आज क्या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसके इमेज बनाता हूँ, इसकी इमेज बनाता हूँ। ये आपका ओरिजिन पॉइंट O है। अब यहाँ आपका दो बिंदु आवेश, पहला बिंदु आवेश Q1 और दूसरा बिंदु आवेश Q2। ठीक है, और इसको मैं इससे ज्वाइंट कर दिया, इसको इससे ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ से स्थिति सदिश खींचूंगा, यहाँ से इसकी स्थिति सदिश है। Q1 जो है आवेश Q1 O के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश जो होगी वो R1 वेक्टर होगी और Q2 की स्थिति सदिश R2 वेक्टर होगी। ठीक है, तो अब पहले मैं कुछ लिखता हूं, जैसे माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। तो पहले माना Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। अब चित्र में मैं जो कार्य किया उसी को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार तो चित्र में देखिए, जैसे R1 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है। तो पहले मैं जानूंगा कि R1 वेक्टर क्या है। R1 वेक्टर क्या है, तो आवेश Q1 की स्थिति सदिश, आवेश Q1 की स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। आवेश Q1 की स्थिति सदिश और R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 की स्थिति सदिश
स्थिति सदिश। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैं Q1 से Q2 की ओर जाऊंगा तो इसकी स्थिति सदिश क्या होगी। देखिए ये Q1 की जो दिशा है वो A है, ठीक है, Q2 की ओर है, तो इसके स्थिति सदिश देखूंगा तो R2 जो होगा वो R1 के क्या होगा, R2 की जो स्थिति सदिश होगा वो Q1 के कारण होगा, तो यहाँ R21 वेक्टर होगा। एक क्या बता रहा है, स्थिति सदिश किसकी, Q1 की। और इसके यूनिट वेक्टर की दिशा क्या होगी, इसके यूनिट वेक्टर की दिशा भी यही होगी R21 और एक कैप लगेगा। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, या ये बताता है वेक्टर जो होता है वो एकांक सदिश या इकाई सदिश के नाम से जाना जाता है। तो R21 वेक्टर क्या है, अब यहाँ R21 वेक्टर क्या है, तो R21 वेक्टर जो है आवेश Q2, आवेश Q2 की स्थिति आवेश Q1 के सापेक्ष, आवेश Q2 की स्थिति आवेश Q1 के सापेक्ष या Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष R2 वेक्टर है, ठीक है भाई। अब इसी तरह R21 कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो R21 कैप, R21 कैप, R21 कैप क्या है आपका, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, दिशा में एकांक सदिश। अब मैं देखूंगा कि R21 वेक्टर जो है, इस R21 जो कैप है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, जैसे मेरा एक कैप है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसका जो है पहले तो परिमाण लिया जाएगा, पहले इसका A वेक्टर लिया जाएगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड से इसको भाग करना पड़ेगा, तो A वेक्टर होगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा A वेक्टर का, ठीक है। इसी तरह ठीक इसी प्रकार इसका भी R21 का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको यूनिट वेक्टर निकालना है किसका, R21 कैप का, R21 कैप का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखो कैसे निकलता है, किसका निकालना है, R21 कैप का। तो सुनो, पहले हमें R21 कैप लिखना है ज्यों का त्यों। अब जैसे उसमें किए थे A वेक्टर, वैसे इसका R21 वेक्टर लिखना होगा, इसका इसी तरह क्या लिखना होगा, R21 वेक्टर अपान का R21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस तरह लिखना पड़ेगा। अब देखो ये तो Q1 की बात हो गई, अब आवेश Q2 की बात करनी है, हमें किसकी बात करनी है, आवेश Q2 की। तो इसकी दिशा Q1 की ओर होगी, देखिए इसकी दिशा क्या होगी, Q1 की ओर, इसकी दिशा क्या होगी, Q1 की ओर होगी। तो सुनो R12 जो होगा, अब इसमें R21 था, अब इसमें किसके कारण, 1 के कारण, मतलब आवेश Q1 और Q2 आवेश R1 जो है एकांक सदिश, मतलब सदिश स्थिति सदिश होगा किसके कारण, आवेश Q2 के कारण। तो यहाँ लिखना होगा R12 वेक्टर, ठीक है। अब इसका हमें क्या लेना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश R12 का, R12 का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं एकांक सदिश, ठीक है। तो इसमें R12 वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर क्या है,
यहां लिखना है मेरे भाई r12 वेक्टर क्या है, r12 वेक्टर आवेश Q1 की आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष अब इसमें एक इसका क्या है, यूनिट वेक्टर जो r12 कैप बना है ये क्या है, तो r12 कैप क्या है, यहां लिखना है r12 कैप क्या है, r12 कैप क्या है, r12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसे स्थिति सदिश बोलते हैं, स्थिति सदिश। ठीक है, अब r12 कैप क्या है मेरे भाई, तो r12 वेक्टर की दिशा में, r12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश, इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसमें फोर्स देखूंगा, Q1 का फोर्स किधर होगा और Q2 का फोर्स किधर होगा, तो Q1 जो है फोर्स Q2 पर इस तरफ लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और Q2 जो है Q1 के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो देखो Q1 फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। F2 के ऊपर कौन बल लगाएगा, 1 लगाएगा, Q1 लगाएगा, तो F21 वेक्टर होगा इसके बल की दिशा। आपको मैं सजाती आवेश पढ़ाया हूं, पूरी कंडीशन वही लग रही है, ये फोर्स एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। देखो अब इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 1 जो है, F1 जो है वो F1 के ऊपर कौन बल लगा रहा है, 2 वाला बल लगा रहा है, तो F12 वेक्टर होगा इसके फोर्स की दिशा। ठीक है, अब देखो आप देख रहे हो कि इनके फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, तो अब इन F12 क्या है और F21 क्या है, इसको समझना है। दिख रहा है स्पष्ट, ठीक। अब देखो इसमें F12 क्या है और F21 क्या है, F12 वेक्टर, तो आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल या Q2 के कारण बल, देखिए आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल, ठीक है। अब इसी तरह F12 की बात हो गई, अब F21 बचा, F21 वेक्टर क्या है, यहां लिखना है F21 वेक्टर, F21 वेक्टर क्या है, तो F21 वेक्टर आवेश Q2 के द्वारा
Q1 पर बल। ठीक है, पहला F12 क्या है, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल, और F21 क्या है, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर बल। तो देखो अब इसको हमें क्या करना है, समझना है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक वही नियम इसमें अप्लाई होगा। अगर मैं कूलाम के नियम अच्छे से पढ़ा हूं तो उसमें यही नियम अप्लाई होगा। देखिए F जो होगा, F जो होगा वो किसका होगा, 1-2 का, पहले F12 का होगा, वेक्टर होगा, और K लिखना पड़ेगा, Q1 Q2 लिखना पड़ेगा, अपान का R स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। R12 का क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। तो यहां R12 कैप होगा। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। R12 का मान अभी क्या निकाले, R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर और इसका अपान का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसी से भाग करेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, किसका, यूनिट वेक्टर का। तो सुनो R12 का है, इसमें R12 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, R12 वेक्टर अपान का R12 वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो R12 कैप का मान क्या है, R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको यहां प्रवाहित कर दो या रख दो। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। R12 का मान क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकाले हैं तो क्या निकला है, R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मॉड। अब एक चीज समझना है कि R21 वेक्टर, क्योंकि मैं जानता हूं R21 वेक्टर R12 वेक्टर, R12 वेक्टर किसके बराबर होते हैं, R के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो तो F21 वेक्टर होगा। F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। अब देखिए R21 किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा R21 वेक्टर अपान का R की पावर 2, R की पावर 1, टोटल पावर कैलकुलेट करोगे तो R की पावर 3। ठीक है, तो F21 की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, F21 वेक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, K Q1 Q2 अपान का R क्यूब, फिर भैया R21 वेक्टर, समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरह हम F12 में करेंगे। किसमें करेंगे, F12 में। यहाँ F12 चल रहा है तो यहाँ भी आपका F12 होगा। थोड़ा मिस्टेक है, देखो यहाँ आपका F12 होगा, यहाँ आपका F12 होगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, F12 की। तो यहाँ F12 का बात होगा। सुनो
यहाँ आपकी F12 वेक्टर है, तो यहाँ F12 वेक्टर की बात हो रही है, F12 और यहाँ भी क्या होगा R12 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। यहाँ R12 वेक्टर और यहाँ R12 वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आएगा, R निकल के आएगा। फिर R को कैलकुलेट करेंगे तो R12 वेक्टर होगा अपन का क्यू। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई। अब हम F21 वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। देखो इतनी बात समझ में आई है। अब हमें लिखना है F21 वेक्टर के बारे में। F21 वेक्टर, इसमें F12 वेक्टर की बात हुई और इसमें किसकी बात होगी, F21 वेक्टर की। तो F21 वेक्टर के लिए K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर, ठीक है। फिर F21 का क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर R21 का क्या लेंगे, R21 का। अब F21 वेक्टर जो का त्यों लिख लेंगे और इसका जो है मान क्या है F21 वेक्टर का, यहाँ देखो F21 वेक्टर R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ लिखना पड़ेगा K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर और यहाँ R21 वेक्टर का स्थिति सदिश लेना है और यहाँ मैग्नीट्यूड लेना है R21 वेक्टर का। R21 वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। R21 वेक्टर किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। और R21 वेक्टर जो है ऐसे लिख रहिए। और R21 वेक्टर किसके, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। R की पावर 2 R की पावर 1, पावर कैलकुलेट करेंगे तो R की पावर 3 होगी। तो F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपान का R की पावर 2 R की पावर 1, टोटल पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ R21 वेक्टर जो का त्यों लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ इससे हमें निष्कर्ष निकला कि समीकरण 1 व 2 कूलाम बल का सदिश निरूपण है। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 कूलाम बल का सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण है। ठीक है। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है, इसके आगे की प्रक्रिया जो है पूछ लेगा पेपर में कि बताइए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करें। तो ये जो प्रक्रिया हुई है इसी तरह करना है। अब इसके आगे हमें करना है, जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में देखो, ये आपका Q1 Q2 था
ठीक है, देखिए ये डायग्राम देखिए F12 वाला, तो इसमें मैं देख रहा हूँ Q1 की दिशा किधर है, इस तरफ Q2 की ओर है, तो इसके जो है स्थिति सदिश जो है Q1 की दिशा में है, Q2 की दिशा में है और Q1 की इधर है, तो ये दिशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। दिशा क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, रेड वाला नहीं। तो दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां लिखना पड़ेगा स्थिति सदिश में, स्थिति सदिश में लिखना पड़ेगा स्थिति सदिश में लिखना पड़ेगा बस सुनो, स्थिति सदिश में लिखना पड़ेगा जैसे R12 वेक्टर की स्थिति सदिश है, R21 वेक्टर, इसकी दिशा डिफरेंट है इसलिए माइनस लगेगा, इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अभी आप देखो समीकरण 1 में क्या निकला, F की वैल्यू F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान का K Q1 Q2 अपान का R क्यूब, और इसका क्या निकला था, R12 वेक्टर, ये मान निकला था। अब R12 वेक्टर का मान क्या है, माइनस R21 वेक्टर, तो यहां रखना पड़ेगा मेरे भाई F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 और यहां माइनस R12 वेक्टर, ठीक है। अब ये R12 वेक्टर जो है माइनस में है, तो माइनस को आगे कर लो, वेक्टर आपका सेफ हो जाए। यहाँ R21 वेक्टर रखना पड़ेगा क्योंकि R12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस का R21 वेक्टर, तो यहाँ 21 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये माइनस को आगे कर लो तो F12 वेक्टर आपका पता चल जाएगा माइनस का K Q1 Q2 अपान का R क्यूब और R21 वेक्टर, ठीक है। ये आपका जो है एक समीकरण और आ गया, इस समीकरण को आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब इससे स्पष्ट होता है, समीकरण आप 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन, इस चित्र में आप फोर्स की डायरेक्शन देखो, देखिए इसमें फोर्स की डायरेक्शन देखिए, इसमें फोर्स की डायरेक्शन देखिए तो एक दूसरे के अपोजिट है। Q1 की फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और Q2 की फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ है। तो यहां समीकरण 2 से जब देखेंगे तो समीकरण 2 से जो F12 होगा, F12 वेक्टर होगा वो माइनस का F21 वेक्टर होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल और आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर बल परिमाण में समान हैं किंतु दिशा में विपरीत हैं, और कूलॉम बल गति के तृतीय नियम का पालना करता है। देखिए गति का तृतीय नियम क्या होता है, गति का तृतीय नियम क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना बल विपरीत दिशा में लगाती है। वस्तु के इस गुण को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मैं निचोड़ लिखूंगा, निचोड़ कंक्लूजन। तो F12 वेक्टर जो है वो माइनस का F21 वेक्टर के बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर है। अब इससे निचोड़ निकलता है हमारा, अतः इससे स्पष्ट है
इससे स्पष्ट है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल और आवेश Q1 के द्वारा Q2, इसमें Q2 होगा, Q2 के द्वारा Q1 पर बल परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। ये इसका निचोड़ है जो आप अभी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो सीखा उसी का पूरा निचोड़ निकला क्या। अतः इससे स्पष्ट है कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर बल परिमाण में समान है किंतु दिशा में विपरीत है। इसका परिमाण 1 2 है, इसका भी परिमाण 1 2 1 है। अब देखिए परिमाण में समान है, इसकी दिशा प्लस है, इसकी दिशा नेगेटिव है। डिफरेंट किस में है? दिशा में है ना। अब एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किस पर आधारित है। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो है या कूलाम बल गति के मतलब न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो एक नोट पॉइंट में लिखेंगे कूलाम बल न्यूटन गति के तृतीय नियम पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम का पालना करता है। कूलाम बल न्यूटन गति के तृतीय नियम तीसरे नियम का पालना करता है। कूलाम बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालना करता है। नियम का पालना करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम बल किसके नियम का पालना करता है। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालना करता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा बल अध्यारोपण का सिद्धांत। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।